जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, यानी कि भारत की भी जय और संस्कृत की भी जय। संस्कृत हमारी संस्कृति, भारतवर्ष में बहुत लंबे समय से अगर हमारी संस्कृति आज जीवित है तो उसका कारण संस्कृत कहीं ना कहीं है। संस्कृत हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है। और बड़ी बात यह है कि कश्मीर के साथ भी संस्कृत का एक गहरा नाता रहा है, चाहे ऋषि कलन हो या उसके अलावा और कई ऋषि जिन्होंने संस्कृत के ऊपर बहुत सा लिटरेचर कश्मीर में लिखा। आज जम्मू कश्मीर में संस्कृत सप्ताह शुरू हुआ है। हालांकि 1969 में पहली बार श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस को मनाया गया, मगर समय के साथ साथ जो है बढ़ते बढ़ते आज संस्कृत को हर घर पहुंचाने की मुहिम चल रही है। जिस तरह से हम हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हर घर संस्कृत का पहुंचना भी बहुत आवश्यक है। बहुत से महानुभाव हुए, बहुत से जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हुए, विद्वान हुए जिन्होंने संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर हम अपने जम्मू की ही बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे विद्वान हैं जो संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर आज संस्कृत युवाओं में पहुँच चुकी है और युवाओं में पहुँचने के साथ ये तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आज जब हम इसका सप्ताह मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग संस्कृत की जड़ों के साथ जुड़े थे या जिन्होंने अपनी जड़ों के साथ संस्कृत को जोड़े रखा था, उन लोगों की बात करना भी हमें नहीं भूलना चाहिए। क्या वह पंडित डॉक्टर उत्तम चंद पाठक शास्त्री जी हों, क्या वह पद्मश्री विश्वमूर्ति शास्त्री जी हों, क्या वह चंद्रमौली रैना जी हों, या क्या वह आज के जो युवा जो संस्कृत को आगे लेकर जा रहे हैं वो सब हों, मगर बड़ी बात यह है कि एक बीज जो उन महानुभावों ने लगाया वो आज पौधे से पेड़ की तरफ अग्रसर है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। मगर बड़ी एक और बात है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस तरह से काफ़ी सारे लोगों ने बीड़ा उठाया है तो वो भी एक देखने में अच्छी चीज़ लग रही है। हमारे साथ आज हैं डीआईजी शक्ति पाठक जी जो आईपीएस अधिकारी हैं और उसके साथ साथ एसएसएफ के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ संस्कृत के विद्वान भी हैं, जो एक बड़ी बात है। तो सबसे पहले पाठक साहब आपसे एक ही सवाल है कि आज संस्कृत को घर घर पहुंचाने की जो मुहिम है, कल आपने अपने एक भाषण में भी ये कहा, तो आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि संस्कृत घर तक जानी चाहिए और पहुंच भी रही है? आज के समय में आप कैसे देखते हैं? गेहे गेहे संस्कृतम, ये हमारा इस वर्ष का एक अभियान रहा है जी। पहले मैं एक बात ये स्पष्ट करूं कि मैं विद्वानों की श्रेणी में नहीं आता हूं। मैं जो संस्कृत के विद्वान हैं उनका सम्मान करने वाला हूं और जो संस्कृत के प्रेमी होते हैं उस श्रेणी में आता हूं। और उसी नाते जितना मेरे से बन पाता है वही करने का प्रयास करता हूं। ये जो आपने कहा कि संस्कृत को हर घर में पहुंचाने की बात, तो ये इस वर्ष का एक प्रकल्प लेकर के चले हुए हैं जी। और उसका एक जो वाक्य रखा है वो यही है कि गेहे गेहे संस्कृतम, हर घर में जो है संस्कृत होनी चाहिए जी। और उस दिशा में काफ़ी प्रयास किया गया है। ये जो सप्ताह की आपने बात बोली, सप्ताह जो है कल से प्रारंभ किया है और बहुत अच्छा जो प्रयास रहा है वो ये है कि जितने भी संस्कृत के संस्थान हैं वो सभी के सभी मिल करके एक बार बाहर आए। जी। संस्कृत सिर्फ अभी तक कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, या तो पाठशालाओं में है या संस्थानों में है या यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज की संस्कृत की क्लास में है, और कौन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं तक सीमित है। जी। ये सभी के सभी मिल करके एक बार समाज को ये वाला संदेश दें कि नहीं, संस्कृत जो है वो आवश्यक है, हमारा आधार है, हमारी राष्ट्रीयता का आधार है। और जब ये सारे के सारे सामूहिक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो है संस्कृत का एक अगला कदम जो है वो जो कि बहुतायत के पास पहुंचना है वो पहुंचेगा। फारूक साहब, जैसे आपने कहा कि सभी संस्थान, चाहे वो कोई संगठन है चाहे संस्थान है, एक साथ मिलकर आगे आए हैं, तो आपको लगता था कि कहीं ना कहीं इस एकजुटता की एक कमी थी जो आज बन पाई है और उससे अब जो है तेज़ी से संस्कृत आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से ये जो प्रयास है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो प्रयास है कि संस्कृत के जितने संस्थान हैं या संस्कृत के जितने प्रेमी हैं जी, वो एक बार सामूहिक रूप से प्रयास करें। और ऐसा नहीं है कि संस्कृत के प्रति
लोगों में स्नेह नहीं है। सिर्फ उसके जो एक विकल्प होते हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं। पर जब ये सभी के सभी इकट्ठे होकर के सामने आएंगे तो लोगों को भी दिखेगा कि नहीं, विकल्प हमारे पास हैं। और जब अच्छे विकल्प दिखते हैं तो समाज अपने आप उसके साथ जुड़ना शुरू करता है। आपने कल अपनी एक स्पीच में, एक कार्यक्रम में, और भी काफ़ी लोग अब एक चीज़ बोल रहे हैं कि एक चीज़ बहुत अच्छी ये हो रही है कि संस्कृत के साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जो संस्कृत जिन्होंने पढ़ी नहीं है। जैसे मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो इसके साथ जुड़ना एक इस तरह से लगता है जैसे हम अपने संस्कारों के साथ जुड़ रहे हैं। ये चीज़ आप कैसे देखते हैं कि ये चीज़ एक समाज में बदलाव ला रही है? मैंने एक बात और कही कि संस्कृत जिन्होंने पढ़ी नहीं है, पर शायद ही संस्कृत कोई भी ऐसा परिवार होगा जी जिसके घर में संस्कृत ना हो। जी। बहुतायत लोगों में गायत्री मंत्र बोला जाता है। घर में कोई भी पूजा होती है, हम गणेश जी की पूजा करते हैं, और गणेश जी का मंत्र मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को आता है। जी। जो भी सनातन में विश्वास करता है वो गणेश जी का मंत्र जानता है। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं, शादी, विवाह, आपका जन्मदिन का उत्सव, किसी भी तरह कोई पूजा होनी है, तो कुछ ना कुछ मंत्र जो हैं वो हर व्यक्ति को आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों को आती नहीं है, सिर्फ उसको उस स्वरूप में लाना कि ये सिर्फ पूजा पद्धति की बात नहीं है, सिर्फ पूजाओं के लिए नहीं है, ये हमारे संस्कार का भी हिस्सा है। वो वाला जो एक उसका विकल्प है, जो उसका एक स्थान है, वहाँ तक उसको ले जाने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। आज संस्कृत एक एडिशनल सब्जेक्ट है, मगर बहुत से लोग अपने बच्चों को संस्कृत एडिशनल सब्जेक्ट दिला रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। बहुत देर से एक मुहिम चल रही है कि इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए। आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरत है पाठ्यक्रम में? निश्चित रूप से होना चाहिए। जो इसके लिए एक, जिसे कहते हैं कि बहानेबाजी कह सकते हैं आप जी, कि संस्कृत में आगे व्यवसाय के कोई साधन नहीं। और मेरा ये मानना है कि संस्कृत को व्यवसाय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। संस्कृत संस्कारों के लिए, हमारी जीवन पद्धति के लिए, क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, हमें जीवन में कैसे चलना है, इसकी अगर सबसे अच्छी अगर नीतियां हैं तो वो संस्कृत की नीतियों में है। चाहे वो विदुर नीति है, आपकी चाणक्य नीति है, आपकी मनुस्मृति है, जितनी स्मृतियां हैं, इन सब में आपको जीवन में चलने की जो ढंग है वो सिखाए गए। तो जीवन में चलने के ढंग सीखने के लिए तो संस्कृत पढ़ना आवश्यक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एक IPS अधिकारी हैं, मुझे लगता है बहुत कम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या अधिकारी होंगे जो संस्कृत के ज़रिए आए होंगे, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में। तो जब आपने संस्कृत पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताइए कि उस समय क्या सिचुएशंस थी, या आज उसकी कितना बदलाव आया है। और दूसरा सवाल मेरा इसके साथ ही जुड़ता है, आप एक साथ इसका जवाब दें कि आपने वो बदलाव जो आज तक देखा, आपने अपने आप में कितना बदलाव पाया संस्कृत से? दो जो आपकी चीज़ें हैं जी, पहला ये कि संस्कृत के कारण मतलब जीवन में बदलाव, मुझ में जो बदलाव आया है, मेरे को लगता है इसका प्रमाण तो ज़्यादा समाज देना अगर देगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। पर मैंने जैसे जो पहले बात बोली कि जो जीवन जीने की जो विधियां हैं वो संस्कृत सिखाती है। नीति, समाज में कैसे चलना है, ये आपको संस्कृत बताती है। जी, जो संस्कारों का आधार है वो संस्कृत है। तो अगर माना वो जीवन में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्य करने की पद्धति है उसमें भी दिखना शुरू होते हैं। तो इसका प्रमाण कि मेरे जीवन में वो चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं, वो समाज वो दे सकता है जहाँ जहाँ मैंने काम किया है। पर मैं अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए इतना अवश्य कह सकता हूँ कि संस्कृत ने निश्चित रूप से मुझे बहुत परिवर्तित किया है। मुझे उन परिस्थितियों में जहाँ पर कोई परेशानी हो सकती है, उन परेशानियों में कैसे निकला जाना है, ये मुझे वो जो नीतियाँ मैंने पढ़ी होंगी या जो संस्कृत के कुछ सूत्र मैंने पढ़े होंगे, उनको जब मैंने उनके ऊपर अप्लाई किया है, जब उनके ऊपर लगाया है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही रास्ता है और मुझे उससे दिशा मिली है। ये मेरे अपने आप में ये वाला परिवर्तन है। और दूसरा मेरा था कि जब आपने पढ़ी और आज तक आप कैसे देख रहे हैं कि लोग, जैसे अगर हमारे अधिकारी लोग हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या संस्कृत को मेन सब्जेक्ट लेके आगे आए हों या अब आ रहे हों, या उस समय क्या सिचुएशन थी और आज सिचुएशन कैसी है इस भाषा की या लैंग्वेज की? संस्कृत मेरा अपना मानना है कि बहुत सरल भाषा है। हालांकि मेरा तो 10वीं तक जो है वो संस्कृत विषय रहा है। अच्छा, 10वीं तक मैंने पढ़ी है
उसके बाद मेरा विज्ञान विषय रहा। पर मेरे लिए जिसे कहना चाहिए कि जो अच्छी बात रही जी, पिताजी मेरे क्योंकि संस्कृत के अध्यापन में रहे हैं जी, और अक्सर सामान्य तौर पर जब ये सब मोबाइल वगैरह नहीं होते तो हमारा पत्राचार जो है वो संस्कृत में हुआ करता था। तो वो जो संस्कृत में पत्राचार है उसने मेरी जो संस्कृत के ऊपर थोड़ी बहुत जो पकड़ थी वो बनाए रखी, तो उससे मुझे थोड़ी सी सरलता रही। पर वो सब पत्राचार करना और 10वीं तक पढ़ना उसने मुझे ये एक विश्वास ज़रूर दिया है कि संस्कृत जो है वो सरल है। थोड़ा सा विषय से हट करके बात हो जाएगी, जैसे हम कोई हिंदी में वाक्य बोलते हैं कि मैं घर जाता हूँ जाता घर मैं, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है जी। लेकिन इसी को अगर मैं संस्कृत में बोलूं, अहम गृहम गच्छामि अहम, ये भी ठीक है। दोनों तरफ से आप इसको बोल सकते हैं। गच्छामि अहम गृहम, ये भी ठीक है। तो इतनी सुविधा, इतनी आसानी किसी और भाषा में नहीं मिलेगी, तो ये इसी में है। तो इसी से लगा कि नहीं ये तो बहुत सरल है, सिर्फ आपको कुछ व्याकरण आना चाहिए और शब्द का संस्कृत रूप क्या है ये पता होना चाहिए, और संस्कृत बहुत सरल है, आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। और यही मुझे इसके सीखने में और इसको आगे लेने में ये मेरे लिए सहायक रहेगी। जिस तरह से आपने बताया कि इसकी व्याकरण सीखने में हिंदी से भी सरल है, तकरीबन जिस तरह आपने बोलकर बताया, तो आजकल क्या जो लोग संस्कृत के विद्वान हैं या जो अध्यापक हैं, मैंने बहुत कम देखा है कि संस्कृत में बातचीत करते हुए, तो क्या संस्कृत में बातचीत करनी भी शुरू करनी चाहिए, ताकि एक बार भाषा जब आपकी ज़ुबान पर आती है तो आपको लगता है वो आसान हो जाती है। हम केवल मंत्रोच्चारण में या अपने धार्मिक कार्यों में इसको इस्तेमाल करते हैं। संस्कृत संस्थानों में, संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत में वार्तालाप होता है जी, और मैं समझता हूँ कि वार्तालाप जो है एक अभ्यास की बात है। किसी भी भाषा में कोई हिंदी का एक अच्छा विद्वान हो सकता है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो उतनी अच्छी हिंदी में वार्तालाप कर सके। कोई अंग्रेज़ी अच्छी जानने वाला हो सकता है जी, लेकिन अच्छा वार्तालाप उसमें कर सके ये भी कोई आवश्यक नहीं है। संस्कृत भी वैसे ही है कि आप एक बार अभ्यास कर लेंगे तो आप सामान्य बात जो है वो संस्कृत में कर पाएंगे। ये कोई आवश्यक नहीं कि आप संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान होंगे, ठीक है। तो वार्तालाप, उसको जीवन में लाना आवश्यक है, अच्छा है। अगर वो आ जाती है तो जो हमारी भाषा में कुछ त्रुटियां आ गई हैं, कुछ अपशब्द आ गए हैं, वो अपशब्द भी आहिस्ता आहिस्ता बीच में से निकलने शुरू हो जाएंगे। बसोली में विश्वस्थली में एक बहुत बड़ा प्रयास करके एक चूड़ामणि संस्कृत संस्थान जो आप चला रहे हैं, आप उसके एक ट्रस्टी भी हैं, उसका एक हिस्सा हैं आप, और आपके माननीय पिताजी ने उसकी एक नींव रखी थी। आपको क्या लगता है कि इस तरह के संस्थान अगर हमारे, जैसे बसोली हमारा एक छोर है जम्मू कश्मीर का, तो अगर वहीं से चलकर आगे बाकी ज़िलों में, गाँव में, दूर दूर तक इस तरह के संस्थान या सिखाने वाले जो अच्छे अध्यापक पहुँचेंगे, तो एक ऐसी ज़रूरत है कि इसको ज़्यादा प्रचार हो सकेगा संस्कृत का, और वो भी दिन दूर नहीं जब हम इसको उड़ी तक लेके जाएंगे कि पूरे राज्य में लोग संस्कृत सीख रहे हों। पिताजी का ये बहुत पुराना प्रकल्प रहा है जी, और वो ये चाहते थे कि संस्कृत जो है वो आनी ही चाहिए। जैसा मैंने पहले बोला कि व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, हमारे व्यवहार जो वो अच्छे हों जी, उसके लिए आवश्यक है, हमारा आचरण अच्छा हो, हमारे एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो ठीक से हों, उसके लिए संस्कृत आवश्यक है। और मैं ये देखता था कि वो जब कुछ भी नहीं था तब भी वो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को इकट्ठा कर करके शाम को 1 घंटा ही सही क्लास लेना, लेकिन संस्कृत पढ़ाना, और उसमें कई वृद्ध लोग भी आते थे, महिलाएं आती थी, गृहिणियाँ आती थी, छोटे बच्चे भी आते थे, और कुछ नहीं तो गीता का एक अध्याय पढ़ेंगे, इसी की व्याख्या करेंगे। तो वो प्रयास काफ़ी समय से चल रहा था। फिर वो यहाँ पर सरकार से एक अनुमति की बात थी कि हाँ जी कुछ अनुमति मिले ताकि हम पाठशाला चलाएं। वो लगभग 2018 में वो संभव हो पाया, और फिर उसके बाद संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो वाराणसी का है उससे उसकी संबद्धता कराई और फिर औपचारिक रूप से उसको प्रारंभ किया। आज वो एक अच्छा विद्यालय स्तर पर है जी, कि जहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एक ठीक रूप लेने वाला है जी। यहाँ तक इसके आगे विस्तार की बात है। हमारा एक छोर ठीक है, लेकिन बसोली को हम पुराने समय से एक छोटी काशी कहते आए जी।
तो अगर वाराणसी एक संस्कृत का स्थान रहा है तो बसोली भी एक संस्कृत का पुराना स्थान रहा है। पुराने पंडित लोग, पुराने आयुर्वेदाचार्य लोग, ये सभी वहाँ पर रहे हैं। ये शुरुआत हुई है और ये प्रयास पक्का रहेगा कि सिर्फ वो बसोली तक ही ना रहे, बसोली से बाकी क्षेत्रों में भी पहुँचे जी। और ऐसा नहीं है कि अन्य क्षेत्रों में काम नहीं हुआ होगा। हमारे सुंदरबनी में एक अच्छा विद्यालय चलता है, गुरुकुल चलता है, और संस्कृत तो कश्मीर में तो संस्कृत विशेष रूप से रही है जी। उड़ी की यहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो तो संस्कृत के जन्म स्थानों में वही जब मैंने कलहन जी से बात की है जी जी, कलहन बिलहन ये जो आप नाम ले रहे हैं, ये तो सब मतलब कश्मीर तो संस्कृत के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। सिर्फ एक बार वहाँ पे पहुँचने की बात है, वो स्वतः स्वीकार हो गया अपने आप। क्योंकि जिस तरह आपने रेफरेंस दिया, अभी मैं 2-3 दिन से लगातार एलजी मनोज सिन्हा साहब के कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था टीवी में, तो उन्होंने कहा कि आजकल मैं सूफीज़म और लिटरेचर पढ़ रहा हूँ कश्मीर में। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने नंद ऋषि का जिक्र किया, उन्होंने लाल देद का जिक्र किया, और फिर उन्होंने कहा कि कलहन जी ने वहाँ संस्कृत की किताब जो थी वो वहीं लिखी थी और मैं वो लिटरेचर को पढ़ रहा हूँ और साथ ही साथ मैं वो भाषा को भी सीख रहा हूँ। तो वो खुद भी मुझे लगता है संस्कृत के जो हैं ज्ञानी हैं, जो हमारे इस समय एलजी हैं। तो आपको लगता है ये एक राइट टाइम है संस्कृत को जम्मू कश्मीर में इसका प्रचार प्रसार बढ़ाने का, क्योंकि एक हमारे पास एक ऐसे एलजी हैं जो खुद इस चीज़ का ज्ञान रखते हैं और वो इस चीज़ को आगे भी लेकर जा सकते हैं, और आप इस समय उनके जो है एसएसएफ सिक्योरिटी के डायरेक्टर हैं, तो कभी उनसे जिक्र होता है कि वो संस्कृत को लेकर कितना इसमें है? हालांकि ये थोड़ा सा विषय से हटकर क्वेश्चन है, मगर संस्कृत से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपने ठीक कहा, ये थोड़ा उस लाइन से हटकर के बात है, पर संस्कृत एक रुचि की बात है जी। हालांकि एलजी साहब का जो बात करने का जो ढंग है, ये सब चीज़ें बताती हैं कि संस्कृत से जुड़े रहे जी, विशेष रही है जी। पर संस्कृत वहाँ पर, मेरा जो पहले वाली बात थी कि संस्कृत वहाँ पर बिल्कुल उपजाऊ भूमि है और आगे बढ़ सकती है, और उसके लिए कोई विरोध वाली बात नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा है। कश्मीर में एक अच्छा विभाग है उसका, और उसमें वहाँ पर विद्यार्थी भी हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं। तो आने वाले समय में संस्कृत और अच्छे रूप में आए, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में चीज़ें जो हैं और अनुकूल बनेंगी और चीज़ें जो है संस्कृत के लिए ठीक होंगी, क्योंकि उड़ी, तंगधार कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आज भी लोग संस्कृत को पढ़ते हैं। कुछ लोग से मेरी बात हुई, जैसे कुछ मैंने उसमें रिसर्च करके देखा कि कुछ लोगों से बात करके कि उनको भी ज्ञान है संस्कृत का। वहाँ ज्ञान की बात क्या है, जो कश्मीरी जिसकी मूल जो लिपि है वो शारदा है, आज भी आप संस्कृत के कई शब्द देखेंगे तो वो उनकी भाषा में कश्मीरी के साथ मिलते हैं जी। मतलब कश्मीरी में वो शब्द संस्कृत से लिए गए। अब पीने को चौ बोलते हैं तो ये संस्कृत का शब्द है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत से ही वहाँ पर लिए हैं। सिर्फ जो एक एक्सेंट होता है, जो बोलने का एक ढंग, शैली जो होती है, शैली अलग होने के कारण वो हमें अलग शब्द लगता है, अन्यथा उसका जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से ही। शक्ति जी, इसमें एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो कि इस विषय पे दो मेरे बहुत अहम सवाल हैं। एक तो ये है कि जैसे जम्मू में आज की जिस तरह संस्कृत सप्ताह शुरू हुआ है, तो हम देख रहे हैं अगर कोविड के 2 सालों को निकाल दें तो साल दर साल लोग ज़्यादा जुड़ने शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई साल भर में ही कोई बीच में छोटे छोटे कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि जो लोग संस्कृत से सीधे नहीं जुड़े हुए, जो कार्यक्रमों के ज़रिए जुड़ते हैं, वो ज़्यादा लोग जुड़ें और कोई एकजुटता इसमें दिखाई जाए, ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई एक संस्थान या एक व्यक्ति तक ही संस्कृत सीमित रहे, ये एक सबकी भाषा बने, एक सब इसके साथ चले। यही तो मैंने शुरू में जो बात हुई हमारी यही हुई, इसलिए ये सबका सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, ताकि अधिकतम लोग इसके साथ जुड़ें। और हमारा स्वभाव है इसके साथ जुड़ने का, सिर्फ उनको एक बार थोड़ा सा उनके साथ संपर्क बनाने की आवश्यकता है, उसी दिशा में ये सारे काम हो रहे हैं। और दूसरा इसमें एक बड़ी चीज़ ये आती है कि आज जिस तरह से हम बहुत सारे काम हैं, जैसे डोगरी की बात हुई पहले, तो डोगरी को गूगल में भी स्थान मिला, हालांकि मैंने सुना है संस्कृत को भी दिया गया है उसको, लैंग्वेज को ऐसे। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, जो लोग संस्कृत अब बोलना शुरू हुए हैं, या संस्कृत में के इस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, तो संस्कृत में लेखन का भी कुछ
इसमें आगे कुछ बढ़ाया जाए, कविता लेखन हो, कुछ ऐसे कार्यक्रम हो ताकि जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं वो इसमें रुचि लेकर आगे इस तरह से आएँ, कुछ कॉम्पिटिशन्स हों। इस तरह की प्रतियोगिताएं लगातार होती हैं, संस्थानों में होती ही हैं। जो नए लेखक बनना चाहते हैं उनके लिए भी, जो कवि बनना चाहते हैं उनके लिए भी, कोई नाटककार बनना चाहता है उनके लिए भी, सभी के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। पर वही ये सभी चीज़ें पहले सिर्फ संस्थानों तक सीमित थी, या जो संस्कृत के विद्यार्थी सिर्फ उनके तक सीमित थी। अब हम इसके उस दिशा में ले जाने के लिए जो सभी साथी जो प्रयास कर रहे हैं वो ये कि जैसे अगर मंत्र सभी बोलते हैं, सभी घरों में बोलते हैं, तो बच्चों में एक मंत्रों की प्रतियोगिता हो सकती है ताकि उनमें भी एक स्पर्धा आए कि नहीं हमें ये वाली चीज़ भी सीखनी है। या गीता जो कि जीवन में सबसे उपयोगी ग्रंथ है जी, उसके जो अध्याय हैं अलग, उनकी प्रतियोगिता हो सकती है। तो इस दिशा में भी सारे के सारे जो संस्कृत प्रेमी हैं वो सोच रहे हैं। मेरा आखिरी एक सवाल है कि जैसे एक संस्कृत को आगे लाने का मतलब है रिवाइवल ऑफ संस्कृति, जो हमारी एक संस्कृति है उसको हम वापस रिवाइव करें, मगर एक फैशन सा बन गया था कि जो संस्कृत बोलता है या जो डोगरी भाषा बोलता है वो एक उसको लोग थोड़ा सा, हमारी समाज में भी पहले हम पुरानिक सा गिन रहे थे। आपने एक बहुत नया एग्जाम्पल ये सेट किया है कि बीइंग ए ब्यूरोक्रेट, बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, आप इसमें आगे आए और आपने भाषा, क्योंकि भाषा सबकी है, इसमें कोई सरकार भी नहीं कहती है कि सरकारी अधिकारी को भाषा पे काम नहीं करना चाहिए, जिसकी जो भाषा है। तो आपको लगता है कि जो लोग किसी भी ओहदे पर हैं, अगर वो भाषा से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई भाषा से लगाव है, तो उन्हें खुलकर आगे आना चाहिए। और ऐसे ही हमारा जो हम आज 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे आपने एक आज तिरंगा रैली निकाली और वो तिरंगा और संस्कृत एक साथ रैली थी, तो इसको हम अपनी एक देश से जोड़कर, क्योंकि ये हमारे देश की पुरानिक भाषा है, आगे आने की बहुत ज़रूरत है कि हम खुलकर आगे आएँ। और जब भाषा आगे बढ़ेगी तो ही देश जो है सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध होगा। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो संस्कृत में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं तो आप जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इसलिए आप मेरा नाम ले रहे हैं, पर जो हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आपको बहुत अधिकारी मिलेंगे जो इसमें लगे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और इसमें शर्माने की तो कोई बात ही नहीं जी। संस्कृत है हमारा स्वाभिमान है। और मैं अक्सर ये वाली बात कहता हूँ कि शायद ही कोई ऐसी मतलब देश होगा जहाँ पर उसकी भाषा, उसकी वैल्यूज़ और उसके संस्कृति, उसकी कल्चर, उनका एक जैसा नाम दिखे। जैसे संस्कृत संस्कारों से और संस्कृत से संस्कृति, जी, ये तीनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक जैसी हैं। आप इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड की लैंग्वेज इंग्लिश, चलिए भाषा उसके साथ मैच कर गई जी, लेकिन उसकी जो संस्कृति है उसको हम कोई ई से, इंग्लिश से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, वो है कल्चर, वो टोटली उससे डिफरेंट, उससे बिल्कुल अलग है। आप किसी और भी जो हमारी प्रमुख भाषा है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक जैसे शब्द आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारे देश में संस्कार, संस्कृत, संस्कृति ये सब समानांतर है, सब एक जैसे मतलब चल रहे हैं जी। तो इससे पता लगता है कि हमारी पहचान ही इसी से है, हमारी संस्कृत से ही पहचान है। तो ये अगर पहचान अगर हम कहीं भी छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो कल मैं ये वाली बात बोल रहा था कि जहाँ जहाँ से हमारी संस्कृत निकली है जी, वो हिस्सा जो हमसे निकल गया, हमारे राष्ट्र से निकल गया। तो अगर हमें राष्ट्र में सारी की सारी एकता बनी रहे, ये हमारे हिस्से हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आवश्यक है कि संस्कृत भी यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। है सभी परिवारों में है, सिर्फ उसको अनुभव कराने की बात है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और ख़ास तौर पे हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से रिवाइवल एक शुरू हुआ है ये आगे बढ़े और हर घर तक संस्कृत पहुँचे। हर घर तिरंगा का एक मुहिम जो चली हुई है 15 अगस्त तक, ऐसे ही हर घर संस्कृति पहुँचाने के लिए, संस्कृत पहुँचाने के लिए भी एक मुहिम शुरू की गई इस बार के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इसी सप्ताह में। और बड़ी बात यह है कि चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाषा और खान पान अलग हो, मगर संस्कृत ऐसी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर वर्ग में, हर जात में, हर क्षेत्र में बोली जाती है। और अपनी संस्कृति को अगर जिंदा रखना है तो संस्कृत अपने व्यवहार में और अपने घरों तक लाना ही होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।